हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 3 जनन स्वास्थ्य। इससे हम 2 अंक स्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। यहीं से प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? उत्तर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक उदाहरण है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जायगोट को 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। अतः इसे जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT कहते हैं। ध्यान देंगे, ये ZIFT का फुल फॉर्म है, क्या हो जाएगा? तो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यदि भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक में होता है तो इसे सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र यानी कि IUT कहते हैं। ध्यान देंगे, IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय, ठीक है, ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। ध्यान देंगे, जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो क्या था? तो लुइस जॉय यहाँ पे ब्राउन, ठीक है, जो कि 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी, जो कि लड़की थी। ओके, आगे है। जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पे कुमहर्षा, जो कि 1986 में मुंबई में पैदा हुई थी। ये बात याद रखनी है, बट इतना डीप नहीं पूछता है, ठीक है, जानकारी के लिए याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP क्या है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी कहते हैं। यह गर्भस्थ शिशु यानी कि फिटस की प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी सुरक्षित तरीके से कराया जाता है, जो प्रायः 12 सप्ताह तक का समय है, अर्थात गर्भावस्था के पहले 3 महीने के अंदर। इसके बाद गर्भपात कराना जोखिम भरा होता है। जो 3 महीने के बाद जो गर्भपात होता है, ठीक है, गर्भपात होता है, वो बहुत जोखिम भरा होता है। उसमें माता की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु अपरा यानी कि प्लेसेंटा के निर्माण द्वारा माता के गर्भाशय में मजबूती के साथ चिपक जाता है, ठीक है। अतः अत्यधिक रक्तस्राव की संभावना बनी रहती है। जब 3 माह का बेबी हो जाता है, ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है उसमें से पूरा चिपक जाता है। अगर इस समय अबॉर्शन होता है तो जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसी के कारण माँ की मृत्यु भी हो सकती है। आइए अब देखते हैं MTP का महत्व। ओके, फर्स्ट में है, यह अनचाहे गर्भ से छुटकारा का तकनीक है। दूसरा में आता है यहाँ पे, इस तकनीक के उपयोग द्वारा असामान्य गर्भस्थ शिशु को गर्भपात द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे, हालांकि आजकल इसका दुरुपयोग सामान्य मादा यानी कि गर्भस्थ भ्रूण की हत्या यानी कि यहाँ पे दिया गया है के रूप में सामने आने लगा है, जो भारत सहित बहुत से देशों में देखने को मिला है, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या कह रहा है? बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा लंबे समय तक असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को बंध्यता कहते हैं। यह नर तथा मादा दोनों में हो सकती है। नर में बंध्यता शुक्राणु की अल्पता या नपुंसकता मुख्य कारण है। मादा में बंध्यता ड्यूटियल फेज यानी कि डिफेक्ट या हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, यौन संचारित रोग के बचाव के उपाय का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट में है, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए आता है कंडोम, ठीक है। दूसरा में है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध न रखें, ठीक है, यानी कि कोई मेल फीमेल है जिसे आप लोग जानते नहीं हो, उससे आप लोग संबंध न रखो, ठीक है। अगर रखो भी तो कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। इससे बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा है, आशंका होने पर तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिले
और रोग का पता कर पूरा इलाज करें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ कह रहा है निम्नलिखित को परिभाषित करें। ए में है ZIFT, बी में है ICSI, सी में है IVF। ए में है यहाँ पे ZIFT, इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें 8 कोशीय अवस्था तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में सीधे स्थानांतरित किया जाता है। बी में आता है यहाँ पे ICSI, इसे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। इस तकनीक द्वारा शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। सी में आता है यहाँ पे IVF, इसे जीव निषेचन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इस तकनीक द्वारा स्त्री के भीतर ही युग्मकों के संलयन से बनने वाले भ्रूणों को स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे उल्ब वेधन तकनीक क्या है, हमारे देश में यह निषेधित क्यों है, क्या इसे जनन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उपयुक्त होना चाहिए? टिप्पणी करें। उत्तर में लिखेंगे आप सभी उल्ब वेधन तकनीक के द्वारा गर्भस्थ शिशु में मौजूद आनुवंशिक विकार का पता लगाया जाता है। हमारे देश में उल्ब वेधन जांच निषेधित है क्योंकि बहुत सारे दंपति इसका दुरुपयोग लिंग जांच द्वारा करते हैं। ठीक है, अर्थात गुणसूत्रीय जांच के द्वारा यदि मादा लिंग का पता चलता है तो शीघ्र ही गर्भाशय में ही भ्रूण हत्या, ठीक है, करवा दिया जाता है। इसके कारण मादा शिशु की संख्या तेजी से घटते जा रही है, अतः इसे निषेधित कर दिया गया है। आगे यहाँ पे संवैधानिक रूप से हाँ, इसे जन स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक द्रव्य में उपस्थित गर्भस्थ शिशु की कायी कोशिकाओं को संवर्धित कर गुणसूत्र प्राप्त कर विकार को दूर किया जा सकता है, अतः समुचित इलाज कर गर्भस्थ शिशु के विकार को समय रहते दुरुस्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे आपातकालीन गर्भ निरोधक, जिसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, तो इस पर नोट लिखें। तो उत्तर में हो जाएगा यह असुरक्षित यौन या लैंगिक धमकी या रेप से बचाव का तकनीक है जिसके कारण गर्भधारण की संभावना बनी होती है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या क्या है। असुरक्षित यौन या लैंगिक धमकी या रेप से बचाव का तकनीक है जिसके कारण गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के आपातकालीन दवा को प्रायः मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं, जैसे आई पिल, ध्यान देंगे आई पिल, अनवांटेड 72, ओविडन इत्यादि। IUDs का असुरक्षित यौन के 3 दिनों के अंदर इंसर्शन सुरक्षित माना जाता है। ओके, इस दवा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उच्च खुराक दिया जाता है जो ओव्यूलेशन को लंबित कर देता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। क्या कह रहा है STD क्या है, इसके 2 रोगों के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे STD यानी कि यौन प्रभावित रोग है जिसमें जनन मार्गों में संक्रमण होता है। यह एक मनुष्य से दूसरे में यौन घनिष्ठता के कारण प्रवाहित हो जाता है। ऐसे 2 रोग है एड्स एवं साइफिलिस। एड्स बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ है यौन संचालित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की विभिन्न जांच परीक्षण को बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी यौन संचालित रोग यानी कि STD की जांच साधारणतः योग रोग रिसर्च प्रतीक्षालय यानी कि वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी में किया जाता है। इस प्रकार के कुछ प्रमुख जांचें निम्नलिखित है। पहला में यहाँ पे संवर्ध द्वारा सूक्ष्मदर्शी में विशेष रंजक, दूसरा में DNA संकरण DNA हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा में पॉलीमरेज चेन प्रतिक्रिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 4 में यहाँ पे एलिसा टेस्ट विशेष प्रकार के एंटीजेन या एंटीबॉडी की जांच द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है एलिसा टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 है यौन संचालित रोग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारक एवं रोगों के उदाहरण दें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में यौन क्रिया के दौरान संचरित होता है। ऐसे रोग को वेनरल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है,
ऐसे रोग के कारक बहुत से विषाणु, जीवाणु, कवक इत्यादि होते हैं। कुछ प्रमुख यौन संचारित रोग के उदाहरण है, ध्यान देंगे। यौन संचारित रोग के उदाहरण है गोनोरिया, सिफिलिस, तीसरा में एड्स। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? कृत्रिम वीर्यकरण क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा कृत्रिम वीर्यकरण तकनीक द्वारा शुक्राणु का संग्रहण या तो पति से अथवा किसी स्वस्थ दाता से लेकर, स्वस्थ मतलब यानी कि चाहे उसे कोई भी डिजीज न हो, एड्स वगैरह, ठीक है, पहले जो जिसके द्वारा दिया जाता है उसका चेकअप होता है, ठीक है, स्वस्थ दाता से लेकर मादा के योनि या गर्भाशय में सीधे सूक्ष्म पिपेट, ध्यान देंगे किसे, तो सूक्ष्म पिपेट की मदद से प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा प्रायः तब किया जाता है जब नर या पति में शुक्राणु बहुत कम हो अथवा नर असमर्थ हो मादा के साथ संभोग करने में, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे GIFT, इसे क्या कहते हैं? तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ध्यान देंगे GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, पर नोट लिखे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहता है, ठीक है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया और 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन गए, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा इस तकनीक द्वारा शुक्राणु तथा अनिषेचित अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन को अंतःनिषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो मादा के शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार जायगोट का आगे का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख क्या कारण है? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर अच्छे से देखें, ठीक है। उत्तर में हो जाएगा यूँ तो पूरे विश्व में विभिन्न देशों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, परंतु भारतवर्ष में यह काफ़ी भयावह रूप ले रही है। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, आपको परीक्षा में पूछ देगा कि जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। ये भी यहाँ पे 2 अंक के एक और क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा पहला में मृत्यु दर में कमी, दूसरा में बहुत सी गंभीर बीमारियों का सफल रोकथाम, तीसरा में अशिक्षा एवं कम उम्र में शादी का होना, 4 में है परिवार नियोजन कार्यक्रम की जागरूकता का ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी, और 5 में यहाँ पे चिकित्सीय प्रौद्योगिकी एवं उचित देखभाल द्वारा शिशुओं का विकास, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आता है यहाँ पे संतति नियंत्रण हेतु रासायनिक विधि का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक विधि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग मादा की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के निकट लगा दिया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ क्रीम या जेली या फोम के रूप में उपलब्ध है, जो शुक्राणुनाशक का कार्य करता है। ये रासायनिक पदार्थ संभोग के समय स्खलित वीर्य में मौजूद शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यह संतति नियंत्रण में उपयोगी होती है, ठीक है, यह होता है। इससे गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो रासायनिक विधि में याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15 है गर्भ निरोधक के रूप में अवरोधक तकनीक क्या है? उचित उदाहरण के साथ समझाएं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इस विधि में अंडा तथा शुक्राणु अवरोधक के कारण परस्पर मिल नहीं पाते हैं, अतः निषेचन नहीं हो पाता है। ये तकनीक औरत और मर्द दोनों के लिए निम्न प्रकार से होते हैं। यहाँ पे डायाफ्राम, सर्विकल टोपी तथा वॉल्स, ये सभी उपकरण रबर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें औरत के प्रजनन नलिका में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि सर्विक्स ढक जाए, ठीक है। इससे शुक्राणु का प्रवेश सर्विक्स में अवरुद्ध हो जाता है। इन अवरोधक तकनीक की पुनर्उपयोग किया जा सकता है। आगे आता है यहाँ पे इसके अतिरिक्त स्पर्मसाइडल जेली की क्रीम तथा फोम भी उपरोक्त अवरोधक की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आता है यहाँ पे जन्म दर नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें, और ये क्वेश्चन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्राकृतिक विधि में किसी तकनीक या औषधि की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह 3 प्रकार का होता है। पहला में आता है आवधिक परहेज यानी कि रिदम विधि, ठीक है। तो क्या है यह? अंडोत्सर्जन के बाद
फर्टिलिटी की संभावना 24 से 48 घंटे होती है। अतः इस दरमियान यौन से परहेज किया जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग होता है। अतः इसे पीरियोडिक अब्स्टेंस या रिदम मेथड कहते हैं। ओके, आइए चलते दूसरा तरफ। कह रहा है कोइटस इंटरप्ट्स, इसे विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। इसमें वीर्य स्खलन के पहले योनि से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तीसरा में आता है यहाँ पे लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया शिशु जन्म के बाद मासिक चक्र का अभाव होता है, जो करीब 3 से 6 महीने तक बना रहता है। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे कि शिशु है कोई, ठीक है, वो जन्म लिया तो उसके बाद 3 से 6 महीने का, जैसे कि 3 से 6 महीने होता है ना, उस दरमियान जो महिलाएं हैं उनको पीरियड नहीं आता है। ठीक है, उनको पीरियड नहीं आता है, तो इस दरमियान अत्यधिक दुग्ध स्रवण होता है और माताएं अपने पुत्री या पुत्र को दूध पिलाती है, जिसके कारण गर्भ को रोकने का कार्य होता है। अतः इसे लैक्टेशनल एमनियोरिया कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि IUTS को परिभाषित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जो फुल फॉर्म है उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा ये युक्ति प्लास्टिक, धातु या दोनों से निर्मित होता है, जिसे गर्भाशय के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे गर्भधारण को रोका जा सके। गर्भाधारण इसमें सबसे उपयुक्त है CUT, कॉपर टी। ठीक है, इसमें आयनाइज्ड कॉपर होता है, जो धीरे धीरे घुलते जाता है। करीब 50 यहाँ पे म्यूग्राम, ठीक है, जो भी है, प्रतिदिन की दर से यह शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, अतः निषेचन को रोकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रश्न संख्या 18 है गर्भ निरोधक के रूप में यांत्रिक विधि या अवरोधक विधि के महत्व का वर्णन करें। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा इस रोधक या साधन द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए प्रयुक्त रोधक साधन को कंडोम कहते हैं। यह बाजार में निरोध के नाम से भी उपलब्ध है। आप लोग बाजार में जाओगे, बोलोगे निरोध चाहिए, ठीक है, तो आपको दे देगा। तो इसी प्रकार महिलाओं में यह डायाफ्राम, महिलाओं में क्या होता है, तो इसे डायाफ्राम कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि टोपी इत्यादि के रूप में होता है। ठीक है, इसे सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जाता है। ठीक है, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और यहाँ पर देखिए, रोधक साधनों के साथ यहाँ पे शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली का इस्तेमाल करने से गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जेली या क्रीम भी आती है, तो उससे गर्भ निरोधक होता है, उससे मतलब कि महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो आगे की वीडियो में हम लोग और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और उसके आगे आएगा माइंड मैप्स। तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट भी विजिट करते रहें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दें, शेयर तो आप लोग कर ही देते हो। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है, ठीक है, नोट्स हैं हैंड रिटन, वहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्राप्त कर सकते हो। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और ज़रूर सफलता पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।